नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं अपने 3 सेगमेंट्स के जरिए, जो कि है विज्ञान और किसान, कृषि, स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती है कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफी लाभकारी साबित हो सकती हैं। तो फिर आइए अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। किसान भाइयों बहनों, पंजाब और हरियाणा की ज़मीन काफ़ी लवणनीय है, यानी कि वहाँ पर नमक की मात्रा जो है वो ज़्यादा है, जिससे कि किसानों को ऐसी मिट्टी में खेती करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप उत्तम वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाएंगे तो लवणीय मिट्टी में भी फसलों की अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। आइए इसी के संबंध में दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। भारत में हरियाणा और पंजाब 2 ऐसे राज्य हैं जहां सामुदायिक जमीन का एक बड़ा हिस्सा लवणता से प्रभावित है। हरियाणा और पंजाब सरकार ने किसानों को ऐसी भूमि देने का लक्ष्य तय किया जिसमें चावल और गेहूं की खेती होती है। हरियाणा में किसानों को प्रति एकड़ लवणता प्रभावित जमीन पर खेती के लिए 25,000 रुपए से लेकर 35,000 रुपए तक दिए जाते हैं। यहाँ पर किसान चावल और गेहूं वैज्ञानिक तकनीक से उगाते हैं। जिन इलाकों में लवणता है वहाँ गेहूं की उपज कम होती है। जैसे कार्बन युक्त मिट्टी में 3.3 से 4 टन प्रति एकड़ मोटा चावल पैदा होता है, जबकि बासमती चावल के मामले में पैदावार 2.2 से 3 टन ही है। बात अगर गेहूं की करें तो 1 एकड़ लवणता युक्त जमीन में इसकी उपज 3.5 से 4.5 टन के बीच होती है। करनाल के केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान यानी CSSRI ने बेगमपुर ग्राम पंचायत के साथ मिलकर लवणता प्रभावित सामुदायिक भूमि के सुधार का काम शुरू किया। इसमें उन्होंने 40 हेक्टेयर जमीन से नमूने लिए। पता चला कि मिट्टी में पोषक तत्वों और कार्बन की कमी है। नाइट्रोजन, जस्ता, बोरॉन, लौह और मैंगनीज की मात्रा तो बहुत ही कम रही, जबकि फास्फोरस और सल्फर काफी अधिक मात्रा में पाया गया। करनाल स्थित CSSRI के वैज्ञानिकों ने किसानों को जानकारी दी और बताया कि धान और गेहूं के अवशेषों को जलाने की वजह से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी आ रही है। किसानों को पराली जलाने की घटनाओं के खिलाफ जागरूक करने के लिए ग्राम सरपंचों को साथ लिया। वैज्ञानिकों ने लवणीय मिट्टी के लिए गेहूं की खास किस्म KRL 210 विकसित की। इसे किसानों को मुफ्त दिया गया। लवणता के लिए चावल की भी खास किस्म CSR 30 मौजूद है। ज्यादा से ज्यादा किसान इन किस्मों को बोएं, इसके लिए स्वयं सहायता समूह बनाए गए और उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। CSSRI ने किसानों को सक्षम बनाने के लिए अहम भूमिका निभाई। अब इस संस्थान की ओर से ग्राम पंचायत और किसानों को लवणता प्रभावित भूमि में टिकाऊ उपज प्राप्त करने के लिए तकनीकी जानकारी दी जा रही है। हरियाणा और पंजाब सरकारें खेती को सफल बनाने के लिए किसानों को सशक्त कर रही हैं। नई नई योजनाओं और कार्यक्रमों से किसान प्रभावित हो रहे हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अपना नजर डालते हैं इस माह के कृषि कैलेंडर पर। और नवंबर माह के कृषि कैलेंडर में हम आपको पशुपालन से संबंधित देंगे कुछ विशेष जानकारियां। समय से बोई गई आलू की फसल में मिट्टी चढ़ाने का काम कर लें। इसके लिए खुरपी, फावड़ा, मिट्टी, पलट हल अथवा रिजर का प्रयोग करें। आवश्यकता अनुसार सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण का कार्य करें। रोग एवं कीड़े मकोड़ों को फसल से दूर रखें और फसल की देखभाल करें। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल
हम अपना ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका ये बात ना रही, हम कह रहे हैं, देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई ना जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाए और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। तो किसान भाइयों बहनों, अपने आज के कृषि स्टार्टअप सेगमेंट में आपकी मुलाकात करवाते हैं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित एक ऐसे सफल किसान से जो कि आज दूसरों किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो फिर आइए उनकी देखते हैं सफलता की ये कहानी। राजस्थान के जिला सीकर के गांव दाता के किसान सुंदराम वर्मा को कम पानी में खेती की तकनीक पर काम करने के लिए पद्मश्री सम्मान दिया गया है। वर्ष 1972 में बीएससी करने के बाद विज्ञान अध्यापक के पद पर कई बार उनका चयन हुआ, लेकिन उन्होंने खेती को प्राथमिकता दी और बताया कि कम पानी की खपत करके भी खेती की जा सकती है। वो किसानों को इसके लिए प्रेरित भी करते हैं। सुंदराम को यूं तो अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं, मगर कृषि विधि में सबसे पहला पुरस्कार कनाडा में वर्ष 1997 में एग्रो बायोडाइवर्सिटी बायो अवार्ड मिला। दूसरी बार वर्ष 1998 में राष्ट्रीय स्तर का जगजीवन राम किसान पुरस्कार प्राप्त हुआ। तीसरी बार उन्हें राज्य सरकार द्वारा वन पंडित पुरस्कार दिया गया। सुंदराम वर्मा को जैव विविधता, पर्यावरण और जल संरक्षण पर कार्य के उपलक्ष्य में पद्मश्री दिया गया है। सरकार के प्रोत्साहन से उनके इस कार्य को अधिक गति मिलेगी तथा खेती की दिशा में और भी बल मिल सकेगा। सुंदराम ने 1 लीटर पानी में पौधरोपण तकनीक विकसित की है। उन्होंने 1 हेक्टेयर जमीन में 20 लाख लीटर बारिश के पानी और 15 फसलों की 700 से अधिक प्रजातियों का संग्रहण और संरक्षण किया है। वो अभी तक 50,000 पौधे लगा चुके हैं। सुंदराम वर्मा की माने तो कृषि की ओर उनका रुझान 48 साल पहले वर्ष 1972 में उस समय ही हो गया था, जब बीएससी की और फिर 3 बार टीचर की सरकारी नौकरी लगी। तब सरकारी शिक्षक बनने की बजाय सुंदराम ने खेती चुनी और शुष्क वानी की विधि पर काम करने लगे। ऐसी तकनीक विकसित करने में सफलता हासिल की जिससे 1 लीटर पानी में ही पौधे को पेड़ बनाया जा सकता है। सीकर के किसान सुंदराम की 1 लीटर पानी में 1 पौधा तकनीक को राजस्थान सरकार के जल संरक्षण विभाग ने भी मान्यता प्रदान की। कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर स्वामीनाथन ने भी इसकी प्रशंसा की। मैं 1982 में यंग फार्मर ट्रेनिंग कोर्स में था IARI में, तो वहाँ ड्राई फार्मिंग की टेक्निक सीखी थी। सितंबर आ गया, जो पौधे लगाने हैं वो छोटे छोटे 1-1 लीटर के खड्डों में आप वो करके उसमें पौधे लगा दिए, और कि गर्मियों में जब आएगी तो ज़्यादा बड़े गड्ढे करके पानी दे देंगे। हुआ ऐसा कि हम पानी न सर्दियों में दे सके न गर्मियों में, लेकिन पौधे जिंदे रहे। तो फिर मुझे वो ड्राई फार्मिंग वाला कॉन्सेप्ट याद आया। 1 लीटर पानी में पौधा तैयार करने की तकनीक में सुंदराम को 10 साल लगे थे। सुंदराम ने राजस्थान की फसल मिर्च, चौला, ग्वार, धनिया, काबुली चना और मेथी समेत 15 फसलों की करीब 700 प्रजातियों का संकलन कर गहन अध्ययन किया और फिर कम पानी, कम लागत में अच्छी पैदावार के गुर किसानों को सिखाए। सुंदराम के इस कार्य को दिल्ली के पूसा संस्थान ने भी मान्यता दी है।
सुंडाराम को राजस्थान का देसी कृषि वैज्ञानिक भी कहा जाता है। वो बीते 25 साल से कृषि कार्य को सरल बनाने और खेती नवाचार करने में जुटे हैं। इन्होंने आदर्श फसल चक्र का भी निर्माण किया, जिसमें 3 साल में 7 फसलें प्राप्त की जा सकती हैं। किसान को 1 हेक्टेयर में 1 लाख रुपए का लाभ प्राप्त हो सकता है। जिस प्रकार पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित सुंडाराम ने खेती के क्षेत्र में नई सोच लाकर क्रांति लाई और जैव विविधता, पर्यावरण और जल संरक्षण पर कार्य की दिशा में नए आयाम बनाए, उससे आने वाले किसान भी काफी प्रभावित हो रहे हैं। कहा था कि आप बाजरे के चक्कर में मत पड़ना, पूरी जिंदगी में भी यूनिफॉर्म नहीं लेके आओगे बाजरे को, देसी को। तो हमने 3 साल में लेके आ गए। कृषि की दिशा में ऐसी सोच लाकर भावी किसान पर्यावरण और जल संरक्षण में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य रोचक जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपना ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? जे देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, जे अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका जे बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। अब हम बात करेंगे भारतीय किसानों में कीवी फल के लाभ के बारे में। किसान भाइयों बहनों, कीवी एक विदेशी फल है, लेकिन इसकी जानकारी के अभाव के चलते आप इसकी सफलतापूर्वक खेती नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब सरकार और कृषि वैज्ञानिकों के सतत प्रयास से आप अब इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं, खास करके हमारे देश के पहाड़ी राज्यों में। श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी कहा है कि हमारे जो उत्तर पूर्व के पहाड़ी इलाके हैं, जैसे कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे राज्य में अब इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। तो अगर आप भी करना चाहते हैं विदेशी फल कीवी की खेती, तो ये जानकारी आपके लिए काफी लाभकारी साबित होगी। भारत के पर्वतीय क्षेत्रों, समुद्र तल से 1200 से 1500 मीटर की ऊंचाई वाले स्थानों के लिए कीवी सेब का एक अच्छा विकल्प है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान में वृद्धि से सेब को उचित तापमान नहीं मिल पा रहा है। सेब की खेती के लिए कम से कम 30 दिन तापमान 60 डिग्री सेल्सियस या कम होना चाहिए, जबकि कीवी के लिए केवल 15 दिन ही ये तापमान पर्याप्त है। कीवी की खेती के लिए किसी रासायनिक खाद या कीटनाशक की आवश्यकता नहीं पड़ती।
अभी तक भारत में कीवी में किसी प्रकार का रोग भी नहीं देखा गया है। यदि कीवी फल के पौधों को उपयुक्त वातावरण मिले तो इसके पौधों की आयु औसतन 35 से 40 वर्ष होती है। कीवी का पौधा 3 से 4 वर्ष में फल देना प्रारंभ कर देता है। फल की बाहरी सतह में हल्के रोए होते हैं। इससे इसे जंगली जानवर भी कोई हानि नहीं पहुंचाते। इन रोगों की उपस्थिति के कारण कीवी में फफूंद का संक्रमण भी आसानी से नहीं होता। कीवी फल को लंबे समय तक भंडार करके रखा जा सकता है। सामान्य भंडार कक्षों में 2 से 3 माह और कोल्ड स्टोर में 6 माह तक कीवी खराब नहीं होता। दलहनी फसलें कीवी के पौधों में अनुकूल प्रभाव डालती हैं। कीवी फल पोषक तत्वों से भरपूर व स्फूर्तिदायक होता है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायत राज और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कीवी जैसे विदेशी फल का उत्पादन करने की दिशा में नागालैंड एवं अन्य उत्तर पूर्वी राज्य अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। कीवी के उत्पादन से यहाँ के किसानों की आय बढ़ने के साथ ही बागवानी के क्षेत्र में विस्तार हुआ है और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिला है। राज्य सरकार एवं कृषि मंत्रालय को नागालैंड को कीवी स्टेट का दर्जा दिलाने की दिशा में कार्य करना चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार और उनके साथ जो संस्थाएं जुड़कर काम करती हैं, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र हो सकते हैं, कुछ व्यापारिक संस्थाएं हो सकती हैं, कुछ एनजीओ हो सकते हैं, ये सब मिलकर इन सारी योजनाओं का लाभ पात्र किसान तक पहुंचे, इसमें निश्चित रूप से माध्यम हम सब लोगों को बनने की जरूरत है। आज कीवी से संबंधित कार्यक्रम हम नागालैंड में कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये नागालैंड के किसानों के लिए आने वाले कल में मील का पत्थर साबित होगा। उनकी एक और आमदनी बढ़ेगी, देश की आमदनी बढ़ाने में उनका योगदान बढ़ेगा और आने वाले कल में यह परिस्थिति भी पैदा हो सकती है कि नागालैंड एक तौर से कीवी स्टेट के नाम से जाना जाए। इस लक्ष्य को लेकर अगर नागालैंड गवर्नमेंट काम करेगी तो इसका बड़ा फायदा नागालैंड को भी मिलेगा और देश को भी मिलेगा। जहाँ तक केंद्र सरकार का सवाल है, केंद्र सरकार हर मोर्चे पर राज्य के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर खड़ी हुई है। मूर्ति साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनको भी आग्रह करना चाहूँगा कि सामान्य तौर पर कुल मिला के जो हमें मैंडेट है वो काम तो हम करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ वर्तमान परिस्थितियों में कृषि के क्षेत्र की व्यापकता और प्रासंगिकता वैसे तो देश में पहले से ही मान्य थी, लेकिन कोविड के समय में ये प्रासंगिकता और सिद्ध हुई। श्री तोमर बुधवार को केंद्रीय बागवानी संस्थान नागालैंड द्वारा आयोजित कीवी के लिए वैल्यू चेन निर्माण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर खाद्य सचिव श्री सुधांशु पांडे, अपर सचिव कृषि डॉक्टर अभिलक्ष लेखी एवं आयुक्त बागवानी श्री मूर्ति ने कीवी उत्पादन व प्रसंस्करण के क्षेत्र में हो रहे कार्यों की जानकारी दी। नागालैंड के किसानों व विपणन से जुड़े विशेषज्ञों ने अपने अनुभव भी साझा किए। और अब आइए बात करते हैं नए कृषि कानूनों के बारे में और दिखाते हैं इस पर आपको एक खास रिपोर्ट। कृषि में कई अहम सुधार करने के लिए सरकार ने उपज बिक्री की व्यवस्था में कई जरूरी बदलाव किए हैं। इस दिशा में सरकार ने कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 लागू किया है। इस अधिनियम के लागू हो जाने से अब किसान उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यवसायिक कंपनियां, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यवसायिक समझौता कर सकेंगे।
करार हो जाने के बाद फसल की अच्छी पैदावार के लिए जरूरी साधन या इनपुट्स उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी खरीदार की होगी। अधिनियम के लागू हो जाने से अब पैदावार के दौरान फसल पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा। वहीं किसानों को उपज की बिक्री पर होने वाला खर्च भी नहीं देना पड़ेगा, यानी किसानों के मुनाफे में पहले के मुकाबले खासी बढ़त होगी। फसल का बीमा तो कराया ही जाएगा, साथ ही जरूरत होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से कर्ज भी ले सकेंगे। इतना ही नहीं, किसानों को मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से भी सुरक्षा मिलेगी। ये अधिनियम अनुबंधित किसानों को नियमित और समय पर भुगतान की सुविधा भी देता है। जाहिर है कि कृषि में हुए इन सुधारों से किसान काफी फायदे में रहेंगे। इसमें से एक कानून है कृषि उपज व्यापार तथा वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा अधिनियम 2020। इस कानून के बनने से एक ऐसी कानूनी व्यवस्था लागू होगी जिसमें किसान को अपनी उपज, जो उसका उत्पाद है, उसको बेचने की स्वतंत्रता मिलेगी। वो उत्पाद वो किसे बेचे, कब बेचे, कितने दाम पे बेचे, ये इसको निर्धारण करने की किसान को उसको चॉइस मिलेगी और इससे वह अपने उत्पाद का राज्य के अंदर या अंतर्राज्यीय व्यापार कर सकेगा और उसको इसके लिए ना तो कोई फीस लगेगी, ना कोई कमीशन देनी होगी। और इसमें एक ट्रेड एरिया का परिकल्पना की गई है और ये ट्रेड एरिया वो क्षेत्र है जहाँ पर जो APMC कानून से द्वारा स्थापित मार्केट है उसके बाहर का जो क्षेत्र है उसको ट्रेड क्षेत्र की परिभाषा में लाया गया है। और इस क्षेत्र में अगर किसान किसी भी निर्यातक, किसी भी रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर के साथ अपनी उपज को बेचना चाहता है तो उसको पूरी स्वतंत्रता रहेगी और उसका इसके लिए पूरा एक कानूनी ढांचा उसके पास उपलब्ध रहेगा। किसान भाइयों बहनों, पराली अब हमारे देश की एक बड़ी समस्या बन गई है, लेकिन वहीं दूसरी ओर हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने इसके प्रबंधन के लिए कई सुझाव निकाले हैं। आइए दिखाते हैं आपको इस पर एक विशेष रिपोर्ट। पराली अपने आप में बेहतरीन जैविक खाद है। इसमें पौधों के लिए जरूरी नाइट्रोजन काफी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन हमारे देश में इसे जलाने का रिवाज है। खासतौर से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान इसे खेत में ही जला देते हैं। पराली जलाने से प्रदूषण तो होता ही है, मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म तत्व भी जल जाते हैं। जाहिर है इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति पर बुरा असर पड़ता है। दरअसल धान की कटाई के बाद ज्यादातर किसानों को अपने खेतों में गेहूं बोना होता है, लेकिन धान की कटाई और गेहूं की बुआई के बीच इतना समय नहीं होता कि पराली को खेत में गलाया जा सके। ये कैप्सूल खेत में खड़ी पराली को चंद दिनों में ही गलाकर कंपोस्ट खाद बना देती है। कंपोस्ट कैप्सूल की कीमत सिर्फ 20 रुपए है। किसान इसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आकर खुद खरीद सकते हैं या फिर कुरियर के माध्यम से घर बैठे मंगा सकते हैं। इसके इस्तेमाल का तरीका थोड़ा अलग है। इसे खेत में सीधे नहीं डालना है, बल्कि पानी, गुड़ और अन्य सामग्री के साथ पहले घोल बनाया जाता है और फिर उसे पराली पर छिड़का जाता है। किसानों को ये सोचना है कि पराली जब जलने का समय होता है या फसल कटाई का समय, उससे पहले ही वो कैप्सूल का प्रबंध करके रखें, क्योंकि कैप्सूल लेने के बाद उनको कुछ 8 से 12 दिन लगेगा, जिसमें वो कैप्सूल को उनको तरल में या लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लिक्विड में कन्वर्ट करने का तरीका बहुत आसान है। उसके लिए उनको करना ये है कि 5 लीटर पानी लेना है और उसमें 150 ग्राम गुड़ घोलना है। गुड़ घोलने के बाद उसको, उस घोल को उबालना है, अच्छी तरह से उबालना है। उबालने के समय उस पानी में कुछ गंदगी आ सकती है गुड़ की वजह से, तो उस गंदगी को छान के बाहर कर देना है। उसके बाद उस घोल को ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद वो जब पूरा ठंडा हो जाए और तब उसमें 50 ग्राम बेसन डालना है।
बेसन डालने के साथ साथ उसमें 4 कैप्सूल को खोल के उसमें डाल देना है। इसके बाद उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और उसको जो घोल है उसको एक चौड़े मुंह वाले बर्तन में, ट्रे में या तसला वगैरह में उसको डाल के एक हल्के कपड़े से ढक के घर के अंदर रख दें जहाँ थोड़ा गर्मी रहे और लोग उसको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। इसके बाद कोई भी देखेगा कि उसमें 2 से 3 दिन के बाद उसमें एक ग्रोथ आनी शुरू होगी, मलाई जैसी ग्रोथ आनी शुरू होगी और वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो जब उनकी ग्रोथ आ जाए 3 से 4 दिन के बाद उसको फिर वो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आपके पास जो घोल है बनावर 5 लीटर, उसी में से एक आधा लीटर उसमें डाल दें, मगर उसको भी अलग अलग 4 बर्तन में रखना चाहिए, ताकि चौड़े मुंह वाले बर्तन में रखने का उद्देश्य ये है कि जितना उसको ज़्यादा जगह मिलेगी उसमें उतनी ही अच्छी बढ़वार आएगी। तो जब अच्छी बढ़वार आ जाए, उसमें ग्रोथ आ जाए, तो फिर उसको एक हाथ में ग्लाउज या पॉलीथीन चढ़ा के उसको अच्छी तरह पानी में मिक्स कर लेंगे और उसको हम एक कंटेनर में या बड़े बर्तन में भर के रख लेंगे और इस तरह आपका घोल तैयार हो गया 25 लीटर, जो 1 हेक्टेयर के लिए काफ़ी है। कंपोस्ट कैप्सूल सिर्फ धान की पराली पर ही असरदार नहीं है, बल्कि ईख की पत्ती और इसी तरह के दूसरे फसल अवशेष को भी जैविक खाद बना देता है। यही वजह है कि पराली प्रबंधन के मामले में वैज्ञानिक इसे नील का पत्थर मानकर चल रहे हैं। उन्हें उम्मीद है आने वाले समय में कैप्सूल की मांग साल भर बनी रहेगी, जिसे पूरा करना मुश्किल होगा। ऐसे में निजी कंपनियों को भी कैप्सूल तकनीक मुहैया कराने की बात कही जा रही है, ताकि वे अपने स्तर पर इसे तैयार कर सके। पराली प्रबंधन के लिए वैज्ञानिकों ने इससे पहले हैप्पी सीडर मशीन तैयार की, जिसके जरिए धान की कटाई के फौरन बाद खेत को जोते बिना ही गेहूं बोया जा सकता है। इसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं और कई गांव अब पराली जलाने की समस्या से मुक्त हो गए हैं। कंपोस्ट कैप्सूल इस सिलसिले की अगली कड़ी है। हमारे किसान भाई बहन आसानी से खेती किसानी या फिर मौसम से संबंधित जानकारियां हासिल कर सके, इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च की गई है। तो किस तरह से आपने इस ऐप का इस्तेमाल करना है, आइए जानते हैं। जैविक खेती मोबाइल ऐप विश्व स्तर पर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्रालय और कृषि विभाग की एक अनूठी पहल है। यह ऐप किसानों को अपनी जैविक खेती को बढ़ावा देने और उपज की बिक्री के जरिए किसानों की आय में वृद्धि करने में मदद करता है। ऐप में रसायन मुक्त खेती यानी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए केस स्टडी, वीडियो और सर्वश्रेष्ठ खेती के तरीकों के साथ साथ सफलता की कहानियां भी शामिल हैं। ऐप के ई बाजार सेक्शन में अनाज, दाल, फल और सब्जियों से लेकर जैविक उत्पादों का संपूर्ण भाव जान सकते हैं। और अब चलते चलते एक नजर ट्विटर प्लेट पर। तो किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में केवल इतना ही। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है nationalkrishidarshan@gmail.com। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।